तो आज जाओ हम लोग जो है एरर की पहले कल हमने आपको लास्ट क्लास में प्रोडक्ट वाला रूल आपको समझा दिए थे। अब जो है हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा डिवीजन वाला फॉर्म लाते हैं। जैसे सपोज करो एक्स की वैल्यू है पाई ए डिवाइडेड बाई 3b² तो ए के मेजरमेंट में अगर एरर है, बी के मेजरमेंट में एरर है, तो ऑब्वियसली एक्स के मेजरमेंट में भी एरर आएगा। आज हमारा टारगेट वही है। अगर हमें ए और बी का एरर गिवन हो तो हम लोग एक्स का एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं तरीका। मेथड क्या होगा, एक बार हम डेरिवेशन कर रहे हैं, आगे हम डेरिवेशन नहीं करेंगे। देखो, सबसे पहले आप लेंगे dx बाई dt, वही डेरिवेटिव। पाई बाई 3 को ले लो कॉमन और डेरिवेटिव आ जाएगा ए बाई बी स्क्वायर का। बेटर है कि हम उसको ऐसा कर लेते हैं। देखो, हम इसको ऐसा लिख लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमको डिवीज़न रूल की जगह हमारा प्रोडक्ट रूल से काम चल जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं पाई बाई 3 अपना कॉमन, और फर्स्ट कांस्टेंट बी का डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में होना है। लेकिन आपको पता है ये डेरिवेटिव तब होगा जब यहाँ पे डी बी आएगा और इधर ऐसा आएगा। मैंने चेन रूल लगा दिया है एक साथ। प्लस अब सेकेंड कांस्टेंट और पहले का डेरिवेटिव, तो डी ए बाई डी टी। ठीक है, थोड़ा सिंपल और कर लेते हैं इसको। तो देखो, यहाँ से दिखाई पड़ रहा है वैसे तो डी टी यहाँ से, डी टी यहाँ से और डी टी यहाँ से अगर हटा दो तो डी एक्स का एक्सप्रेशन अपना बन जाएगा पाई बाई 3, और इसका डेरिवेटिव आप समझ रहे हो, इसका डेरिवेटिव आएगा -2/b³, और साथ में एक टर्म बच जाएगा यहाँ पे db, और साथ में यहाँ पे एक टर्म बच जाएगा इतना इंटू डी ए। डी टी हमने हर जगह से एलिमिनेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड x से डिवाइड करेंगे। तो x से इधर भी डिवाइड करना होगा, लेकिन x की वैल्यू है पाई बाई 3 इंटू ए बाई बी स्क्वायर। ये और ये तो पहले कैंसिल आउट कर दो, और इस ए बाई बी स्क्वायर को इसमें और इसमें अलग अलग डिवाइड कर दो। क्या क्या आ जाएगा देखो, जब डिवाइड करोगे तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, और बी स्क्वायर से b³ है तो b बच जाएगा। तो अल्टीमेटली ये आएगा -2 db/b। और जब इसमें डिवाइड करोगे तो देखो b² कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा da/a। तो अगर हमारा थोड़ा सा फॉर्मूले को हम अच्छे से लिख लें तो ये आ जाएगा dx/x इज इक्वल टू da/a माइनस ट्वाइस ऑफ db/b। लेकिन याद करो, मैंने आपको एक बात बताया है कि हमारा जो सिलेबस है वो मैक्सिमम एरर के लिए है। तो अपने केस में एरर हमेशा ऐड होने चाहिए। तो डेरिवेटिव से जो आया है वो तो ठीक है, लेकिन जो ये माइनस साइन दिख रहा है यहाँ बेसिकली क्या होना चाहिए। बताओ, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि हमारा जो सिलेबस है वो मैक्सिमम एरर के लिए है। तो हमारे केसेस में एरर हमेशा ऐड होने चाहिए। तो जब आप एरर का फॉर्मूला बनाओगे तो एरर के फॉर्मूले में ऐसे लिखा जाएगा डेल्टा x/x
इज डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी। ये हमारा एरर का फॉर्मूला। अब लिखने का तरीका ध्यान रखिए। तरीका, एक्स का पावर है 1, तो तरीका वही होगा हमारा जो हम कल भी सिखाए थे। आज फिर से लिखते हैं, आ जाओ देखो इधर। तो पावर 1 है तो 1 सामने आएगा और लिखा जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स। कॉन्स्टेंट्स का कोई रोल नहीं है, उनको भूल जाओ। सबसे पहले ए आता है और ए का पावर है 1, तो लिखेंगे 1 डेल्टा ए बाई ए। बी को अगर देखो तो बी का पावर है 2, क्या आ जाएगा 2 डेल्टा बी बाई बी। माइनस का रोल कहीं नहीं है, जब भी आएगा आपको प्लस प्लस करके लिखते जाना है। अरे एरर लिखने का तरीका समझ में आ गया क्या? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो। हाँ ठीक है, चलो और थोड़ा सा और देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो एक्स की वैल्यू अगर कहीं पे दी हुई है 3ab² बाई पाई c³ d4। आपको समझ में आ गया है कि भाई अगर हमको एरर का फॉर्मूला बनाना है तो एरर का फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो एरर का फॉर्मूला बनेगा ऐसे, पावर है 1 तो 1 × डेल्टा एक्स बाई एक्स। 3/पाई चूंकि कांस्टेंट है उनका कोई रोल नहीं है, भूल जाओ। ए का पावर है 1 तो 1 × डेल्टा ए बाई ए। बी का पावर है 2 तो 2 × डेल्टा बी बाई बी। सी का पावर है 3 यानी थ्राइस ऑफ डेल्टा c/c प्लस 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा d/d। मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगातार चीजें ऐड होती जाएंगी। क्या बात समझ में आ गया क्या? अब इसके अलावा एक फॉर्मेट और रह गया है, ठीक है, वो भी हम आपको बता देते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। तो एक प्रॉब्लम और है, वो उसको भी एक थ्योरी और है, वो समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो 1/x की वैल्यू अगर 1/a प्लस 1/b के इक्वल है, तो अगर a में एरर है b में एरर है तो ऑब्वियसली x में एरर होगा, तो वो कैलकुलेशन कैसे होगा? अब एक बात ध्यान रखेंगे कि इस प्रॉब्लम को करने के ना बुक्स में नॉर्मली दो मेथड दिया रहता है। हम आपको दोनों समझा देते हैं पहले। पहला मेथड तो हमारा एकदम बेसिक है, डेरिवेटिव वाला, तो दोनों साइड हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देखो आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर -1/dx इंटू dx/dt। उधर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ ए का पावर -1/dA इंटू dA/dt। ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ बी का पावर -1/dB इंटू dB/dt। ऐसा बन गया। एक्स का पावर -1 है तो ये आ जाएगा -1/x² इंटू dx/dt। ये आ जाएगा -1/a² इंटू dA/dt। ये आ जाएगा -1/b² इंटू dB/dt। dt हर जगह से एलिमिनेट कर देते हैं तो आप देखोगे कि हमारा एरर का फॉर्म बन के तैयार हो जाएगा ऐसा। dx/x² इज इक्वल टू dA/a² प्लस dB/b²। अगर एरर वाले फॉर्मेट में लिख लें तो ये आ जाएगा डेल्टा x/x² इज इक्वल टू
डेल्टा ए बाई ए स्क्वायर प्लस डेल्टा बी बाई बी स्क्वायर। एक तो तरीका ये है, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन को करने का बुकों में एक और तरीका दिया हुआ रहता है, तो वो तरीका भी हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। जैसे वन बाई एक्स की वैल्यू अगर वन बाई ए प्लस वन बाई बी के इक्वल है, एक्स कैन बी रिटन एज ए बी बाई ए प्लस बी। बच्चा बोला सर एक काम करो ना, आप इसको, ये तो जो है वो है, हम इसको ए मान लेते हैं और हम इसको बी मान लेते हैं, ये ए बाई बी वाला फॉर्म हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, मैंने इसका नाम कर दिया मान लो स्मॉल ए और मैंने इसका नाम कर दिया स्मॉल बी। तो आप लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब ध्यान से देखो, तो डेल्टा ए बाई ए को हम लिखेंगे, ए की जगह डाल दो ए बी, तो ये आ जाएगा डेल्टा ए बी बाई ए बी। तो समझ में आ रहा है कि डेल्टा ए बी ऐसा लिखेंगे तो ये आ जाएगा, क्या लिखते थे याद करो, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। देखो तो सही है क्या ये, बताओ जरा। डेल्टा ए की वैल्यू को लाके ए बी डाल दिए, तो डेल्टा ए बी बाई ए बी की वैल्यू देखो तो सही है क्या। हाँ जी बोलो। अरे आप ऐसे समझो ना कि अ, अगर ए की वैल्यू ए बी के इक्वल है तो आपको निकालना है डेल्टा ए बाई ए, मतलब इसका एरर निकालना है। तो प्रोडक्ट वाला तरीका आपने को पता ही है ना, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। बोलो। हाँ जी बताओ। कान जी बोल। सन्नाटे में क्यों गई। हाँ अब सुन। तो ये तो चलो हो गया, अब डेल्टा बी बाई बी की बारी है। तो डेल्टा बी बाई बी जब निकालोगे तो बी की जगह आप लाके डाल दो, कितना था, तो बी है वो हमारा ए प्लस बी है, तो लाके लिख दो। मतलब अपने को निकालना है फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा, बताओ क्या लिखा जाएगा ये बन जाएगा देखो तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। सही लिखे क्या देखो। डेल्टा बी बाई बी, जहाँ बी की वैल्यू है ए प्लस बी, तो ये सही लिखे हैं क्या देख लो। अब दोनों को लाके हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन में लाके पुट कर देते हैं, तो हमारा फॉर्म बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखो जरा। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए, मतलब डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बाई ए प्लस बी।
अब तुमको लग रहा होगा कि देखने से यार ये दोनों तो एरर का मैथमेटिकल इक्वेशन तो एक था, लेकिन जो एरर का एक्सप्रेशन आया वो अलग अलग आया है। तो एक बात हमेशा याद रखें, अगर आपको बुक वाला आंसर एकदम एग्जैक्ट चाहिए, जो बुक में आंसर दिया है, अगर आपको एग्जैक्टली डेसिमल पॉइंट तक आंसर एकदम एग्जैक्ट चाहिए, तो आपको ये वाला मेथड यूज करना चाहिए। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती कह रहा है आपको कि नहीं कि यही वाला लगाओ, अगर क्वेश्चन में बोला है, तब तो आप फिर ये वाला करना। कुछ नहीं बोला है तो आपको ये वाला करना चाहिए। ये वाला जब करोगे तो बुक का आंसर एकदम एग्जैक्टली मैच करेगा। लेकिन जब ये वाला आप करोगे, देखोगे बुक वाला आंसर एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, आसपास मैच करेगा। लेकिन इस वाले मेथड में एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो ये बात समझ गए कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। इस वाले से भी आंसर आता है, लेकिन थोड़ा बहुत आंसर बुक वाले से डिफर कर जाएगा। लेकिन जब इस वाले से आप करेंगे ना, तो एकदम एग्जैक्ट आंसर आता है। तो आपको बेटर है कि आप यही वाला मेथड यूज करें। तो बोलो, समझ गए क्या? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दो मेथड बता दिए तो। चलो अब हम ना कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है ना? आप ट्राई करेंगे इसको, आ जाओ। देखो, कह रहा है कि रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू है 10 प्लस माइनस 0.1 ओम। रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू है 20 प्लस माइनस 0.2 ओम। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when they are connected in A में सीरीज कॉम्बिनेशन और बी में पैरेलल कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला आपको पता ही है। चलो शुरू हो जाओ। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, पैरेलल में क्या आएगा, जल्दी फाइंड करो। फटाफट ट्राई कर लो। सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा?
बताइए जरा क्या आएगा। सीरीज में, पैरेलल में, दोनों में बताइए जरा फटाफट। नहीं, शुभम एक्स की वैल्यू 10 कहाँ से ला रहा है तू? हाँ, उसको कर लो ना। देखो क्या होने वाला है। आपको समझ में आ रहा है कि भाई सीरीज की बात कर रहे हैं तो आर सीरीज होना है R1 + R2। मतलब ये आ गया एडिशन वाला फॉर्म, और एडिशन वाला फॉर्म कल हमने देखा हुआ है। तो एडिशन में कोई दिक्कत अपने को है नहीं, कल हम लोग कर चुके हैं, तो देख लो। आर सीरीज की एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो दिखाई पड़ रहा है कि 20 + 10 30 हो गया। और एरर को सिंपली हमको ऐड कर देना है। ये ±0.3 ओम आ गया। सीरीज में कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल में आ जाओ तो आप जानते हो कि आर पैरेलल जो होगा की वैल्यू होगी R1 R2 / R1 + R2। तो एरर का फॉर्मूला हमने आज बनाया था कि डेल्टा आर पैरेलल बाई आर पैरेलल इज इक्वल टू डेल्टा R1 / R1 प्लस डेल्टा R2 / R2 प्लस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 / R1 + R2। तो लाओ सबकी वैल्यूज पुट करते हैं। वैसे आर पैरेलल समझ में आ रहा है। अगर आर पैरेलल की एक्चुअल वैल्यू निकालोगे तो 10 × 20/30 यानी 20/3 आ गया। तो देखो डेल्टा आर पैरेलल जो होगा ये आ गया आर पैरेलल मतलब 20/3, और ब्रैकेट में R1 की जगह डाल दो 0.1/R1। R1 का मतलब 10। वैसे ही ये आ जाएगा 0.2/10, और ये आ जाएगा 0.3/30। अब इसको सॉल्व वॉल्व कर लो, क्या आता है देखो। कितना आएगा देखो तो जरा फटाफट। ये आ गया 20/3 इंटू 0.3/10, ऐसा। तो देख सकते हो कि आंसर आ गया, कितना आ गया, 0.2। तो आप देख सकते हो कि जो आर पैरेलल की वैल्यू होगी, आर पैरेलल की वैल्यू होगी 20/3 ±0.2। इतना ओम आ जाएगा। अरे बोलो यही आएगा क्या? तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। चलो अब हम रैंडमली आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ शुरू करते हैं।
नीचे लिखो, if the percentage error if the percentage error in the measurement of radius of a sphere is 1%, then calculate percentage error in the measurement of diameter surface area वॉल्यूम। फाइंड करो तो, कह रहा है रेडियस के मेजरमेंट में अगर एरर है तो इनके मेजरमेंट में एरर कितना होगा जरा बताइए। भाई समझ में आ रहा है अपने को कि डायमीटर का फॉर्मूला जो बनेगा, डायमीटर का फॉर्मूला होगा 2r। r का फॉर्मूला बनाएंगे तो डेल्टा d बाई डी इज डेल्टा r बाई आर। 100 से कर दो मल्टीप्लाई, तो आप देख सकते हो कि ये आपको दे दिया गया है 1%, तो ये भी आ जाएगा 1%। सरफेस एरिया आपको पता है कि सरफेस एरिया की वैल्यू होती है 4 पाई r स्क्वायर, यानी डेल्टा एस बाई एस ट्वाइस ऑफ डेल्टा r बाई आर। 100 से मल्टीप्लाई कर लो, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन ये 1% है तो आंसर हमारा 2% आ गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब 4/3 पाई r³ है, तो समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम r के पावर 3 पर डिपेंड कर रहा है, यानी डेल्टा v बाई वी जो आएगा वो थ्राइस ऑफ डेल्टा r बाई आर आएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन ये अपना 1% है तो आंसर अपना 3% हो गया। अरे बोलो, क्लियर हुआ क्या? चलो देखो, और देखो जरा, नीचे लिखो, x इज इक्वल टू पाई a b² बाई सी। x इज इक्वल टू पाई a b² बाई √c। if the percentage error in the measurement of
if the percentage error in the measurement of A is 1%, B is 2%, and in C is 2%, then calculate percentage error in the measurement of X. चलो फाइंड करो. कह रहा है ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, तो एक्स में परसेंटेज एरर कितना होगा? जल्दी, एक एक लाइन का है ये. चलो बनाते हैं एक्सप्रेशन. तो डेल्टा एक्स बाई एक्स कैन बी रिटर्न एज डेल्टा ए बाई ए प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा बी बाई, और इसका पावर 1/2 है, तो 1/2 इंटू डेल्टा सी बाई सी. अगले स्टेप में सबको 100 से मल्टीप्लाई यहीं कर देते हैं, हिंदी करे. ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, कितना दे रखा था ये? 1% ना. ये हमारा 1% आ गया. इसमें मैंने आपको 2% दिया था, तो 2 और 2 4%, तो यही हो गया. और इसका 2% दिया है, तो 2 से डिवाइड भी है, तो 1% आ गया. यानी कुल मिला के 6% का एरर या मेजरमेंट में, इसके मेजरमेंट में इतना परसेंटेज एरर आ जाएगा. चलो एक और क्वेश्चन लिखते आ जाओ. अब थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है ना. आसान आसान बहुत हो गया, थोड़ा लेंदी करते आ जाओ. नीचे लिखो. The external and internal diameters the external and internal diameters of a hollow cylinder external and the internal diameters of a hollow cylinder are measured to be 4.23 plus minus 0.01 centimeter. 4.23 plus minus 0.01 centimeter and 3.89 plus minus 0.01 centimeter. What is the thickness of the wall of the cylinder? What is the thickness of wall of the cylinder? बताइए.
जल्दी जल्दी बताएं। अरे थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द सिलेंडर निकालना है तो डायमीटर का डिफरेंस बाई 2 होगा ना। अरे मेरे काकाओं, कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? आपको पूछ रहा है कि ये जो सिलेंडर है ऐसा, आपको तो ये पूछ रहा है थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द सिलेंडर। हाँ जी बताओ। और एरर कितना होगा? अरे समझ गए क्या, बताओ। चलो एक और क्वेश्चन लेते आ जाओ। तो चलेगो। A physical quantity capital A is defined as a physical quantity A is defined as A is equal to P K x square y divided by z. P K x square y divided by z. The absolute errors in the measurement, the absolute errors of measurement in x, y and z are given by ऐसा। मुझे मालूम है तुम्हारे मन में क्या सवाल आ रहा होगा, लेकिन 2 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे सब सवाल का जवाब अभी हम दे देंगे। ध्यान से देख। हाँ, कह रहा है P और K जो है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स हैं। लिख लो। P and K are dimensionless constants. Find percentage error in the measurement of A.
फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, फाइंड करें। सॉरी 1 मिनट, ओम, हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है, सब ठीक है। चलो ट्राई करो। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए कितना होगा? पॉइंट कहाँ है, मतलब पॉइंट का क्या रोल है? शुभम जी एक फॉर्मूला दिया हुआ है, एक्स में एरर है, वाई में एरर है, जेड में एरर है, ए में एरर निकालना है। जेड की वैल्यू है 156 प्लस माइनस 0.1। चलो बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा। जल्दी जल्दी बताइए। तनिष्क एक बार 18.572 होगा या 18.57 होगा वो देख लो अच्छे से। कल वाला लास्ट क्लास वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। फटाफट सब फाइंड कर लो, ठीक है आंसर वैसे। ओम का ठीक है, तनिष्क का ठीक है, बाकी भी जल्दी जल्दी फाइंड कर लो। जल्दी जल्दी बताओ। तो कुछ नहीं करना है, समझ में आ रहा है कि भाई पहले एरर का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा अपने को। एरर का फॉर्मूला जो बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, समझ में आ रहा है कि डेल्टा ए बाई ए, ये सब तो कांस्टेंट है, इनका कोई चक्कर ही नहीं है। तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई प्लस डेल्टा जेड बाई जेड। क्योंकि परसेंटेज ज़्यादा चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई और कर लो। अब दिख रहा है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू है ये, एक्स की वैल्यू है ये। ऐसे करते करते सब पुट कर दो, अपना सिंप्लीफाई कर लो, देख लो।
आंसर कह रहा है कितना आ रहा है, 18.57 शायद कह रहा है। आंसर जो है वो 18.57 आ जाएगा। चलो और थोड़ा देखते हैं, आ जाओ। मुझे लिखो, ऐसे लिखो, ए वायर ऑफ लेंथ एल इज इक्वल टू 2 × 10⁻1 आना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? 0.02 था। हाँ वो तो लगेगा ही। वो तो लगेगा ही ना। एक मिनट रुको रुको, हम एक बार लिख लेते हैं, रुको। तो देखो क्या आएगा, 2 × Δx/x मतलब 0.02/0.26 × 100 प्लस 2/64 × 100 प्लस 0.1/156 × 100, यानी कि आंसर मस्ट कंटेन वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर आंसर कंटेन्स वन सिग्निफिकेंट फिगर तो आंसर क्या लिखा जाएगा? बताओ आंसर क्या लिखोगे फिर? 2 × 10⁻1%। हाँ ये देखना पड़ेगा। वैसे बहुत जगह पे नहीं करता है, ठीक है ना। अगर आंसर आपका सपोज करो, देखो नॉर्मली क्या है कि बहुत जगह पे आंसर 18.57 भी दिया हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बहुत जगह पे आंसर 18.57 भी दिया रहता है। लोग बहुत बहुत लोग क्या करता है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर लगाता भी है, कुछ नहीं भी लगाता है। तो आपको मान लो 18.57 आया, अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो जो नियरेस्ट वाला है वही लगाना है। वैसे ज़्यादा अच्छा है कि आप राउंड ऑफ करो। ऑप्शन में दोनों अगर होता है तो आपको सही मायने में 20 वाला ही लगाना चाहिए। लेकिन जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत जगह पे 20 वाला ऑप्शन में ही नहीं रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे ऑप्शन में 18.57 लिखा हुआ रहता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। लेकिन लॉजिकली आंसर 20 ही सही होना चाहिए। लेकिन बहुत जगह पे नहीं करता है, लोग वो क्या करता है, जो आया वही लिख देता है। क्लियर है ये बात? हाँ वही मैंने बोला, अगर आप ऑप्शन में दोनों हो रहा है तो आप 20 में टिक लगाएंगे, 20 में। सुनो, एक और क्वेश्चन करते आ जाओ। नीचे लिखो, ए वायर ऑफ लेंथ एल इज इक्वल टू, a wire of length L is equal to 8 plus minus 0.02 centimeter, 8 plus minus 0.02 centimeter, and radius
0.2 प्लस माइनस and radius 0.2 plus minus 0.02 centimeter. 0.2 plus minus 0.02 centimeter. And mass is equal to and mass is equal to 0.1 plus minus 0.001 grams. 0.1 plus minus 0.001 grams. Calculate maximum percentage error in the measurement of density. Calculate percentage error in the measurement of density. चलो स्टार्ट करो. 21.25%. ठीक है. क्या होता है ना कि एरर में अगर उसको सिग्निफिकेंट फिगर लगवाना होगा ना तो वो लिख देगा कि अपना आंसर जो है सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से लिखो. अगर नहीं लिखता है जो आ रहा है वैसे आंसर लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. नहीं युवराज गलत आ रहा है देख. फॉर्मूला लिखने में गड़बड़ी किया है मुझे लग रहा है. डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एल. जल्दी जल्दी फाइंड करें.
हाँ जी, हो गया क्या? अरे दो दो बार तो रिपीट करके बोला। 8 + -0.02 सेंटीमीटर। R = 0.2 +- 0.02 सेंटीमीटर। दो दो बार इसलिए रिपीट करके बोले हम। देखो, आ जाओ, तो पूरा कर देते हैं। क्या कह रहा है ये? कह रहा है डेंसिटी निकालो। तो डेंसिटी आपको पता है कि डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम को कर दो ये। तो लिखेंगे डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल। 100 से मल्टीप्लाई करो। ये सब सब वैल्यू सब अलग अलग दिया हुआ है, पुट पाट करके अपना कैलकुलेशन कर लो। आंसर देख लो, 21.25% आ रहा है। हाँ जी। चलो आओ, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलो लिखो, ए क्वांटिटी एक्स इज गिवन बाई a quantity x is given by a square minus a cube by b। a की वैल्यू है 2.0 ±0.2। b की वैल्यू है 1 ±0.1। नोट कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू भी आपको बतानी है और x का एरर भी आपको बताना है। चलो फटाफट फाइंड करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो उसको। आपको x की एक्चुअल वैल्यू भी बतानी है और x में होने वाला एरर भी बताना है। चलो बताओ फटाफट।
नहीं, परसेंटेज एरर पूछा ही नहीं है बेटा, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है और एरर बताना है। जो बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू बताइए और उसमें जो मैक्सिमम एरर हो सकता है वो बताइए। बताओ जरा फटाफट। माइनस में कैसे आ रहा है तनिष्क? एक्स की वैल्यू तनिष्क माइनस में कैसे आ रहा है? माइनस में आ रहा है, -4। वैल्यू जैसे कह रहा है। ओहो, ठीक। हाँ ठीक है। जरा एक बार एरर देख लेते हैं, रुक जाओ। तेरा ये वाला है। हाँ, आंसर है -4 प्लस -2.4। अरे सबका यही आ रहा है क्या? क्योंकि इसमें जब एरर का फॉर्मूला बनाओगे तो ऐसा ही तो बनेगा। पहले आपने क्या किया, एक्स की ए की वैल्यू को 2 डाल दिया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया और ये 1 हो गया, यानी कि -4 आ गया। अब एरर का फॉर्मूला जब बनाओगे तो बनेगा डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा, सॉरी, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए बाई ए प्लस राइस ऑफ डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। यानी कुल मिला के ये आ गया 5 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। वैल्यू सबको पुट पार्ट कर दो, यहाँ से ये निकाल लो। चलो अब कुछ बातें हम आपको और बताते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में और। तो चलो एक और करा देते हैं, आ जाओ, नहीं चलेगा, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। चलेगा। व्हेन ए करंट ऑफ व्हेन ए करंट ऑफ 2.5 प्लस माइनस 0.5 एम्पियर flows through a wire flows through a wire, it develops a potential difference of it develops a potential difference of 20 plus minus 1 volt. Calculate resistance of the wire. Calculate resistance of the wire. चलो शुरू हो जाओ। आई दिया है, वी दिया है, आर पूछा है।
8 प्लस माइनस 0.25। देखो सही मायने में अगर पूछो ना तो हाँ, आपका सॉल्यूशन जो है वो गलत है, लेकिन आपका सॉल्यूशन इत्तेफाक से सही हो गया है। तुम बोलोगे ये क्या पहेली बुझा रहे हो आप? तो ध्यान से जरा देखो करंट को। 2.5 के सामने करंट की वैल्यू है 0.5। 20% का एरर है। और आप जब एरर का डेरिवेशन करते हो तो dx आता है, और आप कसम खाते हो कि dx मतलब x का चेंज बहुत छोटा है। और आपने 20% को भी आप कह रहे हो कि छोटा एरर है। बात समझ रहे हो मेरी बात, क्या कह रहे हैं हम लोग जो एरर का फॉर्मूला अभी तक पढ़े हैं वो वैलिड है बहुत छोटे एरर के लिए, लेकिन यहाँ तो एरर काफी बड़ा है, 20%। मैंने आपको बोला था कि ये सब जो मेथड है। क्या कह रहा नहीं है सर, मतलब मैंने क्या बताया था? 4%, 5%, 6%, 7% तक भी हम लोग छोटा मान लेते हैं। देखो, छोटा और बड़ा में कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है। इसमें हम ये नहीं कह सकते, कहने को तो 20 भी छोटा हो सकता है, 1 लाख के सामने 20 क्या है, बहुत छोटा है। और 20 कहने को बड़ा भी हो सकता है। लेकिन एरर में ध्यान रखें कि एरर जब हम लोग लेते हैं तो 10% तक का एरर को हम लोग छोटा मान लेते हैं। उससे बड़ा एरर को हम छोटा एरर नहीं मान सकते, पढ़ाई की मजबूरी है ये। अब इन्होंने इत्तेफाक से क्या है ना, बहकावे में आके ये क्वेश्चन दे दिया, मेरा नजर तो इसके ऊपर गया, लेकिन दिक्कत क्या है, इन्होंने क्या किया है, करंट का एरर जो है ना वो तो काफी बड़ा दे दिया है। वही मैंने बोला ना कि इसका आंसर जो बुक वाले से मैच कर गया, उसमें दिक्कत क्या है, देखो मेरा नजर गया, लेकिन जब मैंने वोल्टेज को देखा ना तो वोल्टेज बहुत छोटा है, देखो वोल्टेज का जो एरर है वो छोटा है या बड़ा है, देखो तो। आवाज कट रही है क्या? बेटा जिस, देख लो किसी को प्रॉब्लम आ रहा है ना तो उसका कुछ एक बार फिर से रिजॉइन कर जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो मेरा नज़र पहले गया था, लेकिन जब हम देखें कि करंट का एरर बड़ा है लेकिन वोल्टेज का एरर काफ़ी छोटा दे दिया है, तो सही मायने में इस क्वेश्चन को सही होने के लिए उसको देना चाहिए था 2.5 प्लस माइनस 0.05। बात समझ रहे हो? अब आप बोलोगे सर मान लो एरर बड़ा है तो हम एग्जाम में कैसे करेंगे? बात सही है। अगर बड़ा एरर आ गया तो एग्जाम में आपको कैसे टैकल करना है, देखो हम आपको एक एग्जांपल इसी से लेके समझा देते हैं। आप क्या करो, ऐसे करो सुनो, करंट की वैल्यू को ले लो 2.5 प्लस माइनस 0.5 एम्पियर, करंट वही रहने दो। और वोल्टेज ले लो 20 प्लस माइनस 5 वोल्ट। ठीक है। अब मैंने डेटा बदल दिया है, अब मैंने क्या कर दिया है, सुनो जरा ध्यान से, और थोड़ा समझाते हैं इसको अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन भी है। आई की वैल्यू हम कह रहे हैं कि 2.5 प्लस माइनस 0.5 एम्पियर है। और हम कह रहे हैं कि जो वोल्टेज हमारा है, वोल्टेज हम दे दिए थे 20 प्लस माइनस 5 वोल्ट।
तो आप बोलोगे आर की वैल्यू होती है भी बाई आई। एक काम करो, ये वाला मेथड लगा लो। लेकिन ये मेथड नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा कि एरर का जो अमाउंट है वो छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। तो आप ये वाला मेथड यहाँ पे नहीं लगाएंगे। जब भी एरर 10% से बड़ा आ जाए तो ये वाला मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या करना है, अब ध्यान से सुनना जरा। पहले हम लेने वाले हैं आई की वैल्यू को ये, भी की वैल्यू को ये, और आर निकालने वाले हैं। तो आर इनिशियल आ जाएगा। तो आर इनिशियल आ जाएगा 20, और ये 2.5, कितना हो गया ये 8 आ गया ना। अब फिर से नया कैलकुलेशन करने वाले हैं, आर फाइनल। इस बार हम क्या करेंगे, इसमें 2.5 को ऐड कर देंगे और इसमें 5 को ऐड कर देंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 25, और ये हमारा हो जाएगा 3। ये जो आया आया। तो अब परसेंटेज एरर निकालेंगे एकदम बच्चा वाला मेथड लगा के। क्या, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बाई आर इनिशियल, कितना आया देखो। तो 25/3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8, कितना आ गया ये, यानी 1/24। परसेंटेज अगर चाहिए तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। क्या मेरा बात समझ में आया क्या? अगर छोटा एरर है तो हमारे पास फॉर्मूला जिंदाबाद है। अगर छोटा एरर आपको नहीं समझ में आ रहा है और एरर काफ़ी बड़ा है तो हम क्या करेंगे, पहले हम आई की वैल्यू को 2.5, वी की वैल्यू को 20 लेके आर निकाल लेंगे। बोलो सही है क्या? हम कह रहे हैं आर की वैल्यू को पहले 2.5 लो, वी की वैल्यू को 20 लो, और पहले आर इनिशियल निकाल लो। निकाला गया? हाँ वही बता रहा हूँ कुशल, ध्यान से सुन पहले। हम कह रहे हैं आर इनिशियल को 2.5 लो, वी की वैल्यू को 20 लो, दोनों को सॉल्व करके आर इनिशियल निकाल लो। अब कह रहा है कि आई में जो एरर हो सकता है वो 0.5 का हो सकता है, तो मैंने उसमें ऐड कर दिया क्योंकि हमारा सिलेबस मैक्सिमम एरर के लिए है। तो अब हम नया आई लेंगे 2.5 प्लस 0.5 मतलब 3। नया भी लेंगे 20 प्लस 5 25। तो आर फाइनल निकाल लिए यूजिंग भी बाई आई। भी की जगह डाल दिए 25, आर की जगह डाल दिए 3। आर फाइनल निकल आया। आर फाइनल आपको पता है, आर इनिशियल पता है, तो परसेंटेज चेंज नहीं निकाल सकते हो। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बाई आर इनिशियल, परसेंटेज चाहिए तो और 100 से मल्टीप्लाई। बोलो। मतलब अगर यहाँ पे हमको लिखना है वैल्यू, देखो बड़ा चेंज आएगा ना तो ये काम करना होगा, छोटा चेंज आएगा तो फॉर्मूला आपके पास है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम आपको एक और एग्जांपल कराते हैं, देखो। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड, ये हो गया एम वी का स्क्वायर बाई 2m, यानी ये आ गया पी स्क्वायर बाई 2m। मान लो मैंने आपको बोला परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम इज 1%। कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है कि मोमेंटम में अगर परसेंटेज एरर 1% का है तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर निकालो। तो भैया छोटा एरर है, कोई दिक्कत नहीं है हमको।
और मास के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब आपको ये मानना है कि मास कांस्टेंट है। तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए। हम लिखेंगे डेल्टा के बाई के इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा पी बाई पी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन ये अपने को 1% दिया हुआ है, तो आंसर हमारा 2% का आ गया। लेकिन कल को अगर बोल दे कि परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम इज 25% या 50% या 100%, तब ये वाला मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे मान लो अगर हम आपको बोल दे कि मोमेंटम के मेजरमेंट में 50% का एरर है, भाई अब 50% का एरर तो मतलब बहुत ही बेहोशी की हालत में किया गया एक्सपेरिमेंट है। तो जाहिर सी बात है ये जो मेथड है ये छोटे एरर के लिए वैलिड है, ये एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आप ऐसे काम करेंगे, आप बोलेंगे पी इनिशियल इज पी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m। पी फाइनल 50% का एरर है, यानी कि पी प्लस पी का 50% मतलब पी बाई 2, यानी कि 3p/2 आ गया। यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा 3p/2 का होल स्क्वायर बाई 2m। ध्यान से देखो तो ये आ रहा है 9/4 इंटू पी स्क्वायर बाई 2m, यानी 2.25 पी स्क्वायर बाई 2m। साफ दिखाई पड़ रहा है। पहले काइनेटिक के अंदर था पी स्क्वायर बाई 2m, अब है 2.25 पी स्क्वायर बाई 2m। यानी परसेंटेज चेंज अगर निकालोगे तो समझ में आ रहा है के फाइनल माइनस के इनिशियल मतलब 1.5 पी स्क्वायर बाई 2m डिवाइडेड बाई के इनिशियल मतलब पी स्क्वायर बाई 2m इंटू 100। देख लो कटकुट आ गया और आंसर आ गया 125%। लेकिन अगर आप यहां से कर दिए होते तो इसका एरर है 50% और ये दो, तो आंसर आता 100%, लेकिन रियल आंसर देख लो है 125%। अरे मेरी बात समझ पाए क्या? छोटा एरर है तो उसका अलग तरीका होगा, बड़ा एरर है तो उसमें कोई तरीका नहीं, प्योर बेसिक काम करेगा। अरे जल्दी जल्दी मुंडी हिलाओ कि हम आगे बढ़ सके। चलो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डीप प्रैक्टिकल में जाते हैं हम लोग। ये तो एरर का बेसिक बेसिक बात था कि बड़ा एरर होगा तो क्या करोगे, छोटा एरर होगा तो क्या करोगे, ये सब कहानी मैंने आपको समझा दिया है। आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सुनो थोड़ा। अब हम लोग प्योर एक्सपेरिमेंट की बातें थोड़ी करते हैं, क्योंकि हमको आपको समझाना है स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स और थोड़े अच्छे प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, तो आपको थोड़ा समझाते हैं। सबसे पहला टर्म होता है, इसको हम लोग कहते हैं लीस्ट काउंट। शॉर्टकट में लिखा जाता है एलसी, लीस्ट काउंट। ठीक है। अब लीस्ट काउंट क्या है, देखो समझ लो पहले लीस्ट काउंट क्या है, नीचे लिखो द मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट, द मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट that could be done by the apparatus, the minimum possible measurement that could be done by the apparatus accurately is known as least count। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट आप कर सकते हो, दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। अब बोलोगे सर हमको ना समझ में नहीं आया, तो नहीं आया तो आओ थोड़ा समझते हैं अच्छे से इसको।
मैंने बोला कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट आप एक्यूरेटली कर सकते हो, वही उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हो जाएगा। बच्चा बोला सर अभी भी समझ में नहीं आया। बोले आ जाओ अब समझाते हैं। मान लो ये घड़ी है, ठीक है। घड़ी में केवल सेकेंड हैंड है, केवल सेकेंड हैंड है, यह ध्यान रखो। घड़ी में ऐसे मार्क किया हुआ है 12, 3, 6, 9। ध्यान रखें ये सेकेंड हैंड है, हम बार बार कह रहे हैं। बताओ, अगर इस घड़ी का इस्तेमाल टाइम को मेजर करने में किया जाए तो ये घड़ी कितना मिनिमम मेजरमेंट एक्यूरेटली कर सकती है, बताना। ऐसा रीडिंग जिसमें कोई एरर ना हो। Minimum possible measurement that could be done by the apparatus accurately is called least count। तो इस घड़ी को देख के बताइए कि इस घड़ी में जो मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट आप एक्यूरेटली कर सकते हैं वो कितना होगा। जो घड़ी आपके रूम में है उससे मुझे मतलब नहीं है, जो घड़ी मैंने बनाया है उसकी बात करो। तनिष गलत जवाब, मुस्कान, कुशल, एक तो नाम ही नहीं लिखता है, रोनी, तनिष। हाँ तनिष का आंसर सही है। अरे महानुभावों, सेकेंड हैंड जब यहाँ है और सेकेंड हैंड जब यहाँ आएगा, वही रीडिंग तो एक्यूरेटली ये इंस्ट्रूमेंट ले सकता है। अरे बाकी कोई भी रीडिंग लोगे वो तो तुक्केबाजी होगा। हम तो कह रहे हैं कि मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एग्जैक्टली, एकदम एक्यूरेट लिया जा सके। तो कितना टाइम है देखो तो। इस घड़ी से मिनिमम कितने टाइम का मेजरमेंट एक्यूरेटली किया जा सकता है। ऑब्वियसली 15 सेकेंड। देखो ना, तुम बोलोगे यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ से यहाँ आएगा तो 15 सेकेंड हो गया। तो हम बोलेंगे इस घड़ी का लीस्ट काउंट है 15 सेकेंड। इस घड़ी का लीस्ट काउंट है 15 सेकेंड। लेकिन अगर मैंने अब ऐसे मार्क कर दिया तो अब इस घड़ी का लीस्ट काउंट क्या होगा। मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट दैट कुड बी डन एक्यूरेटली। ऑब्वियसली अब यहां से यहाँ का टाइम, यहां से यहाँ का टाइम, अब हमारा लीस्ट काउंट कितना हो गया। अब हमारा लीस्ट काउंट 5 सेकेंड का हो चुका है। लेकिन फिर से एक बात सुनो, मान लो ये घड़ी है, इसमें आप सेकेंड हैंड नहीं है, मिनट हैंड है। घड़ी में यहाँ बज रहे हैं 12, 3, 6, ये मिनट हैंड है। लीस्ट काउंट, हाँ जी लीस्ट काउंट। 15 मिनट। मान लो घड़ी ऐसा है, अब लीस्ट काउंट, अब लीस्ट काउंट 5 मिनट का हो गया।
और एग्जांपल लेते हैं, देखो। तो आवर हैंड बना के भी हम सोच सकते हैं, ठीक है, हम उसमें अब नहीं जा रहे, थोड़ा अलग एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि आपके पास एक मीटर स्केल है। उस मीटर स्केल में रीडिंग ऐसे मार्क किया हुआ है, 0, 1, 3, 4, 5, ये सब सेंटीमीटर में है मान लो। तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होगा? ऑब्वियसली लेस काउंट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है ना। अब मान लो कि मैंने आपको एक रॉड दे दिया। हम बोले देखो बेटा एक रॉड है, रॉड का लेंथ आपको मेजर करना है। तो आप क्या करोगे, आप इस वाले एंड को 0 पे लाके लगाओगे और आप देखोगे कि ये वाला एंड कहाँ आ रहा है। मान लेते हैं कि ये वाला एंड 3 और 4 के बीच में कहीं आ रहा है। हम कह रहे हैं कि मान लो जब रॉड आपने रॉड लिया ना, तो रॉड को जब यहाँ लाके आप लगाए तो रॉड कुछ ऐसा दिखता है। तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ भाई रॉड का लेंथ कितना होगा। तुम बोलोगे सर एक बात तो कंफर्म है, 3 तो एकदम कंफर्म है, रीडिंग 3 और 4 के बीच में कुछ होगा। हम आपको धमकाए नहीं, हमको तो रीडिंग बताओ भाई। तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे सर लग रहा है कि रीडिंग जो है ना, कोई बोलेगा 3.5 है, कोई बोलेगा 3.4 है, कोई बोलेगा 3.45 है। नहीं तनिष्क, यहाँ वैसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो 3 के सामने 1 का एरर बहुत बड़ा एरर हो गया ना। 33% का एरर हो गया, तो वो अच्छा रीडिंग नहीं माना जाएगा। तो कैसे लिखेंगे पहले समझो। तो आप बोलोगे सर देखो रीडिंग जो है ना, मुझे जो लग रहा है ना कि 3.5 लग रहा है। तो 3.5 में 3 तो एकदम सर्टेन है कि ये तो होगा ही होगा, लेकिन 5 जो है वो अनसर्टेन है। 5 की जगह पे हो सकता है 4 भी हो जाए, हो सकता है 6 भी हो जाए, क्योंकि ये तो हमने अंदाजे से लिखा है ना। लेकिन अगर मान लो 3 माइनस तो नहीं हो सकता, क्या कर दिया? नहीं नहीं बेटा वो 3 माइनस का मतलब नहीं है, वो लिखा था ना, वो किसी और भावना से लिखा था, लेकिन वो तो कहानी गड़बड़ हो गया, तो वो समझ गया उसको। नहीं होने को तो ये भी हो सकता है, पहले तो उसने गलत लिखा है, उसमें कंफ्यूज मत हो। वो लिखा है कि 3 हो सकता है और उसके मेजरमेंट में 1 का एरर हो सकता है। तो एरर तो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए उसका कोई मतलब है नहीं, आप उसमें मत जाओ। आप इधर आ जाओ। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला एक काम करो, अब एक ऐसा स्केल लेते हैं जिसमें 0 से 1 को ना 10 छोटे छोटे डिवीजन में बांट रखा है। अब ये कितना है गिनना मत, लेकिन 10 है, समझ जाना। तो मुझे एक बात बताओ, अब छोटा हमारा बोलेगा कि सर ये आपने अच्छा किया, पहले तो ना बड़ा दुविधा में आप डाल दिए थे। वैसे एक बात बताओ, अब ये वाला जो मीटर स्केल है इसका लिस्ट काउंट क्या होगा? अब इसका लिस्ट काउंट 1/10 सेंटीमीटर हो चुका है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर कह लो, या फिर 1 mm जो कह सकते हो आप, जो भी है वो। अब सुनो मेरी बात। अब मैंने छोटे को बोला, हमने छोटा रीडिंग ले। छोटा बोला सर बड़ा दिक्कत फिर हो गया। हमने क्या हो गया रे? बोला सर ये ना 4 और 5 के बीच में आ रहा है। ले बड़ा दिक्कत है ये तो छोटा बोलेगा सर एक बात तो कंफर्म है कि 3.4 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
अब छोटा अंदाज लगाएगा, अरे ये 4 और 5 के बीचों बीच है क्या, या बीच से पहले है, या बीच से आगे है। मान लो छोटे ने ये लिख दिया। अब आप समझो, ये आपका सर्टेन डिजिट है, ये आपका सर्टेन डिजिट है, लेकिन 6 आपका अनसर्टेन डिजिट है। बोलो। हाँ जी बताइए फटाफट। हाँ अब सुनो, अब छोटा हमारा जो है फेवरेट बच्चा है, स्टूडेंट है, तो छोटे का तकलीफ तो हम देख नहीं सकते हैं। तो मैंने क्या किया, हमले छोटा सुन, ये जो छोटे छोटे यूनिट है ना एक एक, अब एक काम करते हैं, उसको भी हम लोग 10 छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। छोटा बोला चलो ये काम आपने अच्छा कर दिया सर। तो छोटे ने बोला सर हाँ अब मामला समझ में आ गया मुझे। सर अब जो है ना ये वाला एंड 5वें के साथ मिल रहा है, तो रीडिंग हो जाएगा 3.45। यही होगा ना, देखो। बात समझे क्या? का मतलब एक बात समझ में आया, कि जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा, उस इंस्ट्रूमेंट से लिया गया रीडिंग उतना ही, क्या जल्दी बताओ, उतना ही एक्यूरेट होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गया है, कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे उसका लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा, उसकी रीडिंग उतनी ही एक्यूरेट होगी। चलो फिलहाल तो छोटी सी बात है जो आपको मैंने समझाया यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आओ देखते हैं अब आगे के ऊपर हम दोबारा आएंगे, अभी नहीं। पहले एक छोटा सा काम आपको समझाते हैं, सुनो। एक क्वेश्चन के थ्रू से समझाते हैं। कभी कभी क्या होगा, आपको बोलेगा देखो जी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड तो आप जानते हो 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G होती है, तो स्क्वायरिंग कर लो। तो जी की वैल्यू आ गई 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर। अब एग्जाम में क्या करेगा, आपको परेशान करने के लिए दे देगा L = मान लो 2.36, टाइम आपको दे दिया सपोज करो 2.0, या एक काम करो 2.3 सेकेंड मान लेते हैं सर। अब आपसे बोलेगा बताओ कैलकुलेट परसेंटेज एरर या फिर एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी। मुस्कान बोलेगी सर एरर तो दो, हम तो फॉर्मूला बना के तैयार बैठे हैं, लेकिन आपको एरर तो दिया ही नहीं है। तो जब एरर नहीं दे तो कैलकुलेशन कैसे करना है, जरा ध्यान से समझे। मुस्कान जी एक बात बताइए, इस रीडिंग को देखने से साफ साफ मालूम चल रहा है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से ये रीडिंग लिया गया होगा उसका लीस्ट काउंट कितना रहा होगा। नहीं, ये वाला मीटर में है ना, तो आप मीटर में कन्वर्ट करके बोलो। मीटर में कन्वर्ट करके बोलो। अब एक बात बताओ, जरा ध्यान से सोचो, जो रीडिंग लेने में आप मैक्सिमम गलती कर सकते हो वो लीस्ट काउंट का ही तो कर सकते हो। अरे कोई एक रीडिंग लेने में आप जो मैक्सिमम गलती कर सकते हो, कितना कर सकते हो, आप कह रहे हो सर इसके इसके बीच में आ रहा है, कहाँ आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई मैक्सिमम गलती तो आप इतने का ही कर सकते हो ना। तो ध्यान रखे, जब प्रॉब्लम में लीस्ट काउंट नहीं दिया हो या एरर नहीं दिया हो, तो लीस्ट काउंट ही उसका एरर हो जाएगा।
अरे मेरा आर्गुमेंट क्लियर है सबको कि क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग? तो चलो अब मुझे इसका बता दो लिस्ट काउंट। मैं ये कह रहा हूं कि ये लेंथ का मेजरमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से लिया गया होगा उसका लीस्ट काउंट इस फॉर्म का रहा होगा। बोलो। और एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना है, आप किसी चीज के मेजरमेंट में मैक्सिमम गलती उतना ही तो कर सकते हो। और मैंने बार बार बोला है कि हमारा जो सिलेबस है वो मैक्सिमम एरर के लिए है। यानी अगर एरर नहीं दे तो लीस्ट काउंट ही हमारा एरर बन जाएगा। ये बात समझ में आया मुस्कान जी? अब बताओ, ये रीडिंग जिस भी स्टॉप वॉच से लिया गया होगा उसका लीस्ट काउंट कितना रहा होगा? बताओ। तुम जी जल्दी बताइए। 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड इसका लीस्ट काउंट हो गया और वही उसका एरर हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, आपको लेंथ भी पता है, उसका एरर भी पता है, टाइम भी पता है, उसका एरर भी पता है, तो क्या जी का परसेंटेज एरर, कैलकुलेशन ऑफ जी सब निकाल सकते हो क्या? एरर दे दे तो भी हम काम कर सकते हैं, जब एरर नहीं दे तो भी हम काम कर सकते हैं। जब एरर नहीं दिया होगा तो कैसे काम करना है, समझ में आया क्या? क्या ऐसे और एग्जाम्पल ले या समझ गए आप? कुछ भी लेंगे, ले देंगे वही, आप उसको देखोगे, उसके लिस्ट काउंट का पता लगाओगे, वही उसका एरर हो जाएगा। तो बच्चे बहुत बार परेशान होते हैं, बच्चे कहते हैं सर वैल्यू तो दिया हुआ है, एरर नहीं दिया है। तो समझ जाना है कि एरर नहीं दिया है तो रीडिंग को देख के लिस्ट काउंट का पता लगाएंगे और लिस्ट काउंट से एरर निकाल लेंगे। अब एक चीज और सुनो, एक अच्छा आपको ना बात समझाता हूँ, सुनो। और इसी में समझा देते हैं आज। डेल्टा जी का बनाते हैं एरर का एक्सप्रेशन। डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है। ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाई टी। है ना? ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये सब में हम पुट पार्ट कर देंगे तो हमको डेल्टा जी निकालना है तो डेल्टा जी निकाल लेंगे, परसेंटेज जी निकालना होगा, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी निकालना होगा तो वो भी निकाल लेंगे। जो मर्जी है हम वो कर सकते हैं। लेकिन आप देखोगे कभी कभी एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक मिनट रुक जाओ। एक बार हम पूछ भी रहा था मेरे से, हम आपको आज एक बार वो समझा देते हैं। देखो इधर, जैसे ये एक बच्चे ने रीडिंग लिया है, मान लो रीडिंग ऐसे है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम 4 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन सपोज करो 8 है, टाइम फॉर, सॉरी और टाइम फॉर टोटल ऑसिलेशन, ये अपने को दे दिया है 128 सेकेंड। ठीक है? और ऐसा दे दिया है और टाइम पीरियड भी दे दिया है।
टाइम पीरियड दे दिया है 16 सेकेंड, ऐसा दे दिया है। ठीक है ना, तो इसमें और भी रीडिंग है, लेकिन रीडिंग कैसे लेंगे? लीस्ट काउंट हमको दिया हुआ है, लेंथ का लीस्ट काउंट है 0.1 और टाइम का लीस्ट काउंट भी 0.1 दिया हुआ है। अच्छा बोला, बताओ कि जी का मेजरमेंट कैसे होगा? ध्यान से सुने। तो जी की वैल्यू हमने अभी फॉर्मूला बनाया था, डेल्टा जी बाई जी इज डेल्टा एल बाई एल प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाई टी, है ना। तो एल में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एल अपने को दे दिया है 64 सेंटीमीटर, तो यहाँ लाके डाल दो। और लीस्ट काउंट दिया हुआ है, इसका मतलब वही उसका एरर हो जाएगा, तो 0.1 डाल दो। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, कह रहा है कि हमने 8 ऑसिलेशन का टाइम नोट किया है। वैसे ये 8 ऑसिलेशन का टाइम अगर इतना है, तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना आ रहा है? वही आ रहा है क्या? देखो तो दिया है वही आ रहा है क्या? हाँ, तो ये तो बेवकूफ है, इतना क्यों दिया? जब दिया ही हुआ है तो क्यों फालतू का? तो कोई भी बच्चा निकाल लेगा। जब 8 ऑसिलेशन का टाइम है इतना, तो एक का टाइम कितना होगा कोई भी निकाल लेगा, क्यों दिया है भगवान जाने वो। अब सुनो, तो बच्चा बोला सर इसको कहाँ फिट करोगे, ये कहाँ आएगा? तो जगह ही नहीं दिख रहा है। तो ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बताया था कि लैब में एक्सपेरिमेंट करते वक्त जितना ज्यादा रीडिंग लोगे, एरर होने के चांसेस उतने ही ज्यादा या कम? कम। भैया अगर किसी बच्चे ने लैब में 8 ऑसिलेशन का टाइम नोट किया है, तो उसके एरर के चांसेस ज्यादा होंगे या कम? कम होंगे। तो कैसे पुट करोगे? अगर एक ऑसिलेशन का टाइम नोट किया होता बच्चे ने, तो लिखा जाता इसके जगह पे 2 एक ऑसिलेशन, मतलब ये तो एरर है, एरर की जगह डाल देते हैं हम 0.1, और एक ऑसिलेशन का टाइम है 16। कैलकुलेशन करते, जी की वैल्यू पुटपाट करते, डेल्टा जी निकल आता। लेकिन बच्चे ने एक ऑसिलेशन नहीं, बच्चे ने 8 ऑसिलेशन लिया है, तो उसको उसका रिवार्ड मिलना चाहिए। तो एक बात हमेशा याद रखें, एक रीडिंग में अगर एरर आ रहा है एक्स का, किसी बच्चे ने अगर 100 रीडिंग लिया है, तो उसका एरर एक्स बाई 100 हो जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, जब बच्चे ने ये वाला कैलकुलेशन किया होगा और उसका लिस्ट काउंट इतना है, तो जब उस बच्चे के लिए हम डेल्टा जी बाई जी लिखेंगे, तो ये तो वही रहेगा, इसमें चेंज होगा कौन? डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू में कौन चेंज हो जाएगा इस बच्चे के लिए, बताओ? नहीं चेंज होगा, टी तो वही रहेगा बेटा। अरे रिवार्ड उसको कहाँ मिलेगा? एरर में। आप एक रीडिंग लेते तो एरर अगर एक्स होता, लेकिन यहाँ पे रीडिंग लिया गया है, ध्यान से देखो, 8 8 ऑसिलेशन पकड़ा गया है। तो जहां जहां पे डेल्टा टी आ रहा है, वहां पुट किया जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 8। मेरी बात समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ इस तरह का क्वेश्चन जेई में कई बार आता है। लॉजिक यही है कि एक रीडिंग में अगर बच्चे का एरर एक्स हो रहा है, तो 100 रीडिंग लिया जाए तो रीडिंग एक्स बाई 100 हो जाता है।
तो कुछ नहीं करना है, बच्चे ने आर रीडिंग रीडिंग लिया है और लीस्ट काउंट इतना आ रहा था, तो उसके एरर की जगह पे पुट किया जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 8। कौशिक जी बोलिए। अरे छोटा समझ गया क्या, बोल। छोटा समझ गया हमारा, डेली मोबाइल नंबर ही बदल देता है। आज तो कुशल के नाम से आया है। सर इस पर एक दो क्वेश्चन, हाँ अभी कराता हूँ बेटा, रुक जा ना। कल मैं आपको इसका असाइनमेंट भी एक स्कूल में दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। चिंता ना करो, हम बनवा रखे हैं, कल दे देंगे आपको। आओ एक क्वेश्चन करवा भी देते हैं, चलो ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, वही करवा देते हैं। सुनो, क्या लैंग्वेज लिखना है तो लिख लो, पहले लिख लो, एक बार लिखवा ही देते हैं, नीचे लिखो। स्टूडेंट 1, 2 and 3, student 1, 2 and 3 perform an experiment for measuring the acceleration due to gravity g using a simple pendulum. Okay? They use different lengths of the pendulum. They use different lengths of the pendulum and and for record time of different number of oscillations and for record time for different number of oscillations. ऐसे बहुत क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, कल हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, एक तो अभी हम करा रहे हैं। द ऑब्जर्वेशन टेबल आर सोन इन द टेबल। The observation tables are shown in the table. Least count for length is 0.1 centimeter. Least count for length is 0.1 centimeter. Least count for the time is 0.1 second. देखो, तो पहले बच्चे ने रीडिंग लिया, ये क्या क्या देख लो स्टूडेंट, ये है 1। पहले बच्चे ने लिया 64, जो अभी मैंने दिया था ना वही है वैसे तो। ये नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 8 और टोटल टाइम 128 और ये 16। ये तो देने का मतलब नहीं था, पता नहीं क्यों दिया है। नंबर 2 64, दूसरा बच्चे का रीडिंग है ये। उसने 4 ऑसिलेशन पकड़ा और इतना आ गया। फिर जो तीसरा बच्चा है वो रीडिंग लिया,
रस्सी का लेंथ लिया 20 सेंटीमीटर, 4 ऑसिलेशन पकड़ा, टोटल टाइम फॉर ऑसिलेशन इज 36 और टाइम पीरियड 9 सेकंड आया। तो आपको बताना है कि परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी फॉर स्टूडेंट 1 इज E1, percentage error in the measurement of student 2 is E2, percentage error in the measurement of 3 is E ऐसा। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ए में कह रहा है जो E1 आएगा वो 0 होगा, बी में कह रहा है कि E1 जो है वो मिनिमम है, ठीक है। सी में कह रहा है कि E1 इज इक्वल टू E2 और डी में कह रहा है कि E2 जो है वो मैक्सिमम है। के बारे तो सही नहीं है, चलो ठीक, चेक तो करना ही होगा। E2 इज मैक्सिमम। चलो बताओ। शुभम जी समझ में आ गया ना, एक दिन यही क्वेश्चन तूने पूछा था, याद आ रहा है तुझे कुछ? आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब स्कूल में कल थोड़ा ना लैब से हम कोशिश करेंगे कि आपको स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर ला के थोड़ा वहाँ दिखा दे, ताकि फिर हम यहाँ से आपको आसानी से समझा देंगे कि कैसे काम करता है नहीं करता है। तो अगले क्लास में हमारा ये वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। आपको भी पता है कि जेई में यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है एडवांस में। तो अब हमारा टारगेट होगा कि इसके ऊपर जम के मेहनत करा जाए और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आता है तो हर हाल में एग्जाम में सॉल्व किया जाए। पढ़ाई बहुत डेप्थ में और बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत है, तभी बात बनेगा। समझ गए? हाँ, पिछला क्लास का जिसका कोई पिछला क्लास छूट गया हो तो अभी उसका लिंक हम शेयर कर दे रहे हैं। और हाँ, ये वाला भी जिसका छूट जाएगा आगे हम उसका भी लिंक शेयर कर देंगे आपको, ठीक है। चलो अब क्लास को द एंड कर देते हैं। कल हम आपको इसका असाइनमेंट प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। हाँ, ये नोट्स अगर चाहिए तो यहाँ से स्कैन कर लो।